ये बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखिए, क्वेश्चन बनाइए। बेटा डिस्क्राइब द कैटालिसिस पावर, डिस्क्राइब द कैटालिसिस पावर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर देयर कंपाउंड। डिस्क्राइब द कैटालिसिस पावर ऑफ ट्रांजिशन मेटल and their compound। बेटा सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हैं, why transition metal are its compound, why transition metal are its compound used as catalyst। अच्छा क्वेश्चन, यूज एज द कैटलिस्ट। तो मेन पॉइंट्स याद रखेंगे बेटा, इसमें भी आप समझ में आ रहा है कि क्यों, मेन जो इसके रीजंस हैं। देखिए बेटा कैटलिसन के लिए सबसे पहला कि जो कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो वो इनएक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब बेटा मान लो कोई रिएक्शन है, अब इसमें मैंने सोडियम मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज़ कर दिया, कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल H2+O2, और यहाँ सोडियम मेटल यूज़ कर दिया। तो सोडियम बेटा एक हाईली एक्टिव मेटल है, फर्स्ट की मेटल है, लो IP, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर बहुत ज़्यादा है। अब इसका आपको मालूम है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल रिएक्शन की रेट को प्रमोट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। या अपन सोडियम आपने रखे, सोडियम खुद ही रिएक्शन कर लिया, किसके साथ? ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड बना लिया। इस टाइप का नेचर नहीं चाहिए। पर मेरा रिएक्शन खुद ही वहाँ इंटरनेशनल ठसेल टाइप का घुस गया, बोले मैं भी रिएक्शन करूँगा, नहीं आया समझ में। तो अपना जो कैटलिस्ट है ना बेटा, वो कैसा चाहिए? इनएक्टिव। और ट्रांजिशन मेटल का साइज छोटा, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, IP वेरी हाई है। IP वेरी हाई होने के कारण अगर आप यहाँ निकिल या प्लेटिनम या रोहिडियम या इरिडियम इस टाइप की मेटल्स का अगर यूज़ करते हो, जो एरिस्टोक्रेट मेटल्स है, नोबल मेटल है, तो बेटा ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आ रहा है समझ में? लिखिए पहला पॉइंट, लिया 1 मिनट। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस या ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मेन पॉइंट आंसर में लिखो बेटा, ड्यू टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल आर इट्स कंपाउंड यूज एज द कैटलिस्ट। बोर्ड एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर लिखा रहा हूं। नंबर 1, इनएक्टिव नेचर, इनएक्टिव नेचर बेटा ना, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई IP, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई IP the transition metal itself not participate in reaction, itself not participate in reaction, only promote the rate of reaction। तो बड़े खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट केवल रिएक्शन को प्रमोट कर सकता है, उसकी रेट को प्रमोट करेगा। समझ में आ रहा है? और यदि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मेटल आपने यूज कर लिए तो बेटा इनका ये हाईली एक्टिव मेटल है, कौन? फर्स्ट ईयर, वगैरह खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ली इसने, तो हमको ऐसे सब्सटेंस नहीं चाहिए, उसको बंद करते। बेटा सेकेंड,
वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी, देखो इसका जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी है, इसके बहुत से अदर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने में मेन रोल प्ले करता है बेटा। जैसे कल हम लोग बोले कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना लेता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी शो करने का अपने अधिक से अधिक वैकेंट ऑर्बिटल को वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर सकता है। तो बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी शो करने के कारण ये बेटा बहुत रैपिडली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है और आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन खुद ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो लिखना इसके बारे में, ड्यू टू सोविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी, ड्यू टू सोविंग ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी प्रोवाइड लो एनर्जी पाथ, provide low energy path provide क्या बेटा, लो एनर्जी पाथ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे देखो, झेलो मत समझो। देखो बेटा एक रिएक्शन फॉर एग्जांपल में आप बाद में लिखेंगे, आप इस एग्जाम्पल को जरूर दीजिएगा। यहाँ मुझे एक रिएक्शन याद आ रही है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आगे पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ाऊँगा मैं। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन की। किसके? उसमें हम लोग वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। बेटा इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन, एग्जाम्पल लिखो फॉर एग्जाम्पल में, इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन, in the contact process of sulfuric acid formation, by the combination of SO2 and O2, by the combination of SO2 and O2, V2O5 by the combination of SO2 and O2, एक मिनट बेटा, by the combination of SO2 and O2, V2O5 काटो अब यहाँ से कट करो, by the combination of SO2 and O2 for the formation of SO3, for the formation of SO3 V2O5 you use as V2O5 use as catalyst V2O5 किसकी तरह यूज हो रहा है बेटा? और लिखना आगे पैराग्राफ चेंज करके, now V2O5 through change on oxidation number, V2O5 through change on oxidation number, change on, देखो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करके ना रैपिडली फॉर्म SO3, रैपिडली फॉर्म SO3, रैपिडली फॉर्म एज द फॉलोइंग। अब देखिए बेटा जनरली होता क्या है, पहले समझ लीजिएगा, आपने लिख लिए, अब ईमानदारी से देख लो। देखो बेटा आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो पहले आपको SO3 चाहिए। क्या? SO3 में भी रिएक्शन बेटा वाटर की कर दीजिए आप, तो H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन की जो रेट है वो डिपेंड करती है प्रिपरेशन आप, जितने जल्दी SO3 का बेटा आप फॉर्मेशन करोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। यह है कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या बनाने की? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो रॉ मटेरियल है बेटा वो SO3 है। आप रैपिडली H2SO4 बनाना चाहते हो तो आपको जल्दी SO3 चाहिए, और SO3 किसके कॉम्बिनेशन से बनती है बेटा? SO2 एंड O2 के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो देखो जनरली होता क्या है बेटा, ये जो दो रिएक्टेंट है
इनके बिटवीन भी बड़ा एनर्जी बैरियर होता है। क्या होता है? टसन में रहते हैं दोनों, एक दूसरे के स्पॉन्टेनियसली नेचुरली करीब नहीं आ पाते। और ये जो O2 है बेटा, ये इनएक्टिव है। कई सारे मैं आपको एंगल बताऊंगा। यहाँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इनएक्टिव होते हैं, यहाँ पहले इनके बॉन्ड ब्रेक करो भाई, तब जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और SO3 बनाएगा। तो देखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैसे दिमाग से गोटी खेलता है इधर। बोले मैं कैटलिस्ट हूँ ना, तो मैं अपने वेरिएबल, वेनेडियम कहाँ की मेटल है बेटा? ट्रांजिशन मेटल। तो ये अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे SO3 बनाता है और रिएक्शन के एंड में कैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। देखो बोले तुम दोनों में थोड़ा टसन है, तो बोले एक काम करता हूँ, SO2 तेरे को ये वाली ऑक्सीजन चाहिए, तेरे को ऑक्सीजन चाहिए, बोले मैं दे रहा हूँ। बोले बाद में मैं इससे निपट लूंगा, मैं खुद को मेकअप कर लूंगा। देखिए क्या दिमाग से गोटी खेला इसने क्या किया बेटा? अपनी खुद की ऑक्सीजन, क्योंकि बोले मैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, अपनी खुद की ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर कर दिया इसने। हो गया, SO3 बन गया। बाद में बोले ऑक्सीजन अब तू आ जा मेरे पास। बोले मैं इससे मेरे बाद में, बोले बाद में मैं इससे निपट लूंगा, और खुद काय में चेंज हो गया। तो बेटा देखो, इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर +5 से क्या कर लिया बेटा? +4, और फिर ये जो +4 था फिर से काय में कन्वर्ट हो गया, फिर इस O2 से खुद रिएक्शन कर लिया। तो इस रिएक्शन का हमारा टारगेट था कि रैपिडली SO3 बने। तो V2O5 ने मेन रोल प्ले किया है अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी वाले कैरेक्टर का यूज करके। अपने ऑक्सीडेशन नंबर को +5 से क्या कर लिया बेटा? +4, और फिर इस ऑक्सीजन से रिएक्शन के खुद +5 में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इन दोनों में अगर आप चाहते हो कि SO2 इसी O2 से रिएक्शन करे तो यहाँ टाइम बहुत लग रहा था, क्योंकि आपको वो बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा बेटा? डिसोसिएट करना पड़ेगा। तो यही है लो एनर्जी पाथ। लो एनर्जी लगी, उसको गेन करने में टाइम भी कम लगेगा। तो ये बोले यार डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, एक काम करता हूँ मैं अपनी एक्टिव ऑक्सीजन इसे दे देता हूँ, और खुद +5 से क्या हो गया बेटा? +4, SO3 बना दिया। SO3 अब तू वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेना? सल्फ्यूरिक एसिड। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। चाप ले, ये स्टेप 1 कर देना, स्टेप 2 छाप ले, जल्दी कर। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। बेटा एक थर्ड कैरेक्टर है बेटा, एक थर्ड और इसके पास प्रॉपर्टी है। किसके पास? ट्रांजिशन मेटल के। एक तो इनएक्टिव है तो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, दूसरा अगर किया भी तो अपने रिएक्शन के एंड में अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। ये समझ में आ रहा है? अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर प्रॉपर्टी का यूज किया। थर्ड बेटा ये जो है ना, ये जो ट्रांजिशन मेटल होती है बेटा, इनके सरफेस पर न्यूमरस फ्री वैलेंसी होती है। क्या होती है? नंबर थर्ड, तो बोले अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट, according to adsorption theory of catalyst, adsorption AD, adsorption theory of catalyst, absorption नहीं बेटा, adsorption, ठीक है? एब्जॉर्ब होना अलग है, एड्जॉर्ब होना अलग है। ओके हाँ, एड्जॉर्प्शन क्या है बेटा? किसी सरफेस पर मॉलिक्यूल का, सॉलिड की सरफेस पर, किसकी बेटा? सॉलिड की सरफेस पे लिक्विड या गैसियस मॉलिक्यूल का केवल अटैच होना, फिजिकल कांटेक्ट। क्या? फिजिकल का। एब्जॉर्ब मींस अंदर इंटर कर लेना। समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना इधर,
According to adsorption theory of catalyst, the reactant adsorb on the surface of catalyst. Reactant adsorb on the surface of catalyst. Because transition metal transition metal surface consists numerous free valency valencies, then rate of adsorption increases. Thus rate of formation of product increase. अब बेटा समझो इधर, बेटा एक थ्योरी बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी, किसकी बेटा? कैटेलाइजेशन की। फॉर एग्जांपल यहाँ आपने मेटल रखे बेटा, कौन सी मेटल है ये? ट्रांजिशन मेटल। अब होता क्या है, इन देखो बेटा जो रिएक्टेंट है इनके बिटवीन एक एनर्जी गैप होता है। जैसे आपने देखे होंगे जो मीडिएटर्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? जैसे दो लोगों की नहीं बन रही है या दो लोगों में थोड़ा सा टसन है, तो मीडिएटर क्या करता है? दोनों को कंप्रोमाइज़ कराएगा, एक जगह बैठा लेगा, उनकी दोस्ती कराएगा और बोले चल काम हो गया। तो बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात मत कर, एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या इन दोनों के बिटवीन एक जो गैप है बेटा, एक बैरियर होता है रिएक्टेंट, तो दोनों में जो एनर्जी गैप है दोनों के बिटवीन, तो ये क्या करेगा? मेटल अपने सरफेस पर जो फ्री वैलेंसीज होती, क्या होती बेटा? उन फ्री वैलेंसी के थ्रू ए और बी को बोलेगा चलो भाई पास पास आओ, दोनों को अपने सरफेस पे बाइंड करेगा। हाँ पास पास आ गए तो अब दोस्ती के चांसेस है, बाइंडिंग कर लो। आए ये बन गया बेटा ट्वाइस, सॉरी ये बन गया आपका ए बी, और मेटल सरफेस आपकी फ्री हो गई। तो कैटलिस्ट के सरफेस पर समटाइम रिएक्टेंट एडजॉर्ब होकर रैपिडली क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट। इसमें यहाँ जो कैटलिस्ट है बेटा मीडिएटर का काम करता है, अपनी सरफेस पर दोनों को बुलाएगा अपने स्पॉट पर, तू भी आ रहा है, तू भी आ, लड़ाई नहीं, चाल मार खाएगा, ऐसा काहे की लड़ाई है? बोले चलो दोस्ती करो, बाइंडिंग करो, चलो हो गया काम, और खुद निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? और उसके लिए सरफेस पर क्या चाहिए बेटा? फ्री वैलेंसीज, और उसके बाद वेरिएबल वैलेंसीज है। अगर दो बाइंडिंग में पार्टिसिपेट करो तो एक हाथ दो फ्री मिल जाएगी इसके सरफेस पर। आ रहा है समझ में? जैसे निकल दो बॉन्ड बना रहा है फॉर एग्जांपल, निकल की टोटल वैलेंसी कितनी है बेटा? 4 है, तो दो बॉन्ड आपस में बना रहा है, तो दो फ्री वैलेंसी की सरफेस में मिल गई वाली। और जनरली होता क्या है बेटा कि कैटलिस्ट को आप फाइनली डिवाइडेड कर सकते हो। कैटलिस्ट को जब आप पाउडर फॉर्म में लोगे, किस फॉर्म में? अब सेकेंड या फर्स्ट की मतलब पाउडर फॉर्म में अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा फूट जाएगा, एक्सप्लोसिव होती हो। ट्रांजिशन मेटल को आप, इनएक्टिव मेटल है उसको आप क्रश कर सकते हो फाइनली डिवाइडेड पाउडर के रूप में, और जब आप पाउडर के फॉर्म में रखोगे तो फ्री वैलेंसीज और बढ़ जाती है, तो रेट ऑफ कैटेलाइजेशन और बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो चलो ठीक है, ऐसे ऐसे ये फ्री वैलेंसी के बारे में ऐसे बता दीजिए बेटा। हो गया, बस खत्म करो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बेटा ये और एक पॉइंट और लिख सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल टेक एज अ फाइनली डिवाइडेड या
फाइनली डिवाइडेड पाउडर के रूप में भी ले सकते हो इसे आप, क्योंकि इनएक्टिव मेटल्स है। क्या है बेटा? इनएक्टिव मेटल। फर्स्ट या सेकेंड के मेटल को आप ऐसा क्रश व्रश करने जाओगे खुद ही क्रस्ट हो जाओगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यह है बेटा फ्री वैलेंसी। और जितना फाइन पाउडर के रूप में ट्रांजिशन मेटल को लोगे आप, नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी उतनी ज़्यादा होगी, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। एडजॉर्प्शन होता क्या है बेटा? एडजॉर्प्शन में कैटलिस्ट अपने सरफेस पर दोनों को बिठा लेता है, 2 or more than 2 रिएक्टेंट को। कब तक? जब तक उनके बिटवीन बाइंडिंग ना हो जाए, और बाइंडिंग हो गई तो खुद अलग हो जाएगा। बेटा ये जो है ना, जैसे यहाँ ए और बी को इसने टेम्पररी बाइंडिंग होती, क्या होती बेटा? टेम्पररी बाइंडिंग। और इनने जब परमानेंट बाइंडिंग करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये परमानेंट बॉन्ड के रूप में प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरियाँ हैं कैटालिसिस की। नेक्स्ट आज खत्म कर रहे हैं डी ब्लॉक के क्वेश्चंस। अगला लिखना बेटा, डिस्क्राइब, अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब alloy formation by transition metal। देखिए बेटा, मोस्टली जो एलॉयज होती है they are formed by 2 or more than 2 different transition metal। एस ब्लॉक की मेटल, 2 एस ब्लॉक की मेटल का एलॉय आपको बहुत कम देखने मिलेगा, 2 पी ब्लॉक की मेटल का एलॉय आपको बहुत कम देखने मिलेगा, लेकिन 2 or more than 2 ट्रांजिशन मेटल का एलॉय आपको मोस्टली 90% देखने मिलेगा। क्यों भाई? अगर क्या खास है इनमें ऐसा? छोटे क्या है बेटा? हम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़े हैं। चलिए, निकल का प्योर क्रिस्टल है। पहले तो कुछ लाइन लिख दो ना बेटा। ट्रांजिशन, सॉरी, एलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, एलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, एलॉय इज द सॉलिड सॉल्यूशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू कई बार आ चुका है। इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 or more than 2 different metal। एलआई क्या है बेटा? सॉलिड सॉल्यूशन है किसका? 2 or more than 2 different metal का। सॉलिड सॉल्यूशन टर्म को अंडरलाइन कर देना 1 नंबर के लिए। अब समझिए बेटा, इधर ध्यान दो। यह है मेटेलिक सॉलिड निकल का, पढ़े सॉलिड स्टेट हम लोगों ने, और यह है मेटेलिक सॉलिड कॉपर का। ये पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबा? और ये साइड क्या कहलाती है बेटा? इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है। अब देखो, अगर आपको निकल कॉपर एलआई बनाना है तो प्योर निकल का क्रिस्टल लो, प्योर कॉपर, दोनों को सेपरेटली पहले मेल्ट करो, और फिर मेल्ट करने के बाद दोनों को मिक्स कर दो, बन गई एलआई। आ रहा है सर में? तो जब आप मिक्स करेंगे बेटा, तो इन लगभग जो 2 मेटल एटम है, इनका साइज सेम होना चाहिए, तो ही मिक्सिंग हो पाएगी। समझ में आ रहा है? अब जैसे बेटा आपने बहुत ही फाइन सैंड लिए हो, फाइन सैंड, और थोड़े बड़े से कंकड़ लिए हो, तो क्या आप इनको ऐसे मिक्स करोगे तो वो मिक्सचर कहलाएगा क्या? क्योंकि दोनों के साइज में क्या है बेटा? डिफरेंस। फाइन सैंड लिए, थोड़े बड़े कंकड़ ले लिए आपने, या थोड़े पत्थर ले लिए, तो उसको आप साइज में बहुत डिफरेंस, उसको आप मिक्सचर नहीं बोलेंगे। दोनों फेज आपको अलग अलग दिखेगी आफ्टर मिक्सिंग भी, आप बोल सकते हैं ऐसा। तो वैसे ही बेटा, जब आप निकिल और कॉपर के इंडिविजुअल सॉलिड्स को मेल्ट करके क्या करेंगे बेटा? मिक्स करेंगे, तो निकल के प्लेस पे कॉपर आ जाए, निकल के लेटिस पॉइंट पे कॉपर आ जाए, या कॉपर के लेटिस पॉइंट पे आपके
जो मेटलिक एलॉय बनेंगे उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। क्रैक कब आएंगे? जब दोनों के साइज में क्या है, डिफरेंस है, तो क्रैक्स आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का साइज सेम है तो निकल के लेटिस पॉइंट पे कॉपर फिट हो जाएगा, कॉपर के लेटिस पॉइंट पे निकल फिट हो जाता है। तो इसका मेन आंसर, मेन रीजन होता क्या बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, रुदेनियम, ओस्मियम, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, ये सब इनके साइज में डिफरेंस बहुत कम है। लेफ्ट टू राइट साइड डिक्रीज हो रहा है लेकिन छोटे बड़े का डिफरेंस है, अंतर बहुत। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन छोटे बड़े का अंतर बहुत। इसलिए जब इन दो मेटलिक सॉलिड को आप मिक्स करते हो फ्यूज कंडीशन में, तो दे आर म्यूचुअली सब्स्टिट्यूएट, म्यूचुअली एक दूसरे के लेटिस पॉइंट पर ये डिस्प्लेस हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता पता? क्योंकि साइज अप्रॉक्स सेम है। बहुत ज़्यादा अंतर होता है अगर कॉपर और निकल के साइज में, तो फिर निकल के लेटिस पॉइंट पर कॉपर फिट नहीं होता, कॉपर के लेटिस पॉइंट पर निकल फिट नहीं होता और फिर एलॉय का फॉर्मेशन नहीं होता। बेटा ड्यू टू आंसर मेन, ड्यू टू अबाउट सिमिलर साइज या ड्यू टू अप्रॉक्स सिमिलर साइज ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल, अबाउट सिमिलर, अप्रॉक्स सिमिलर, ड्यू टू अबाउट सिमिलर आर अप्रॉक्स सिमिलर साइज ऑफ वेरियस ट्रांजिशन मेटल, during the formation of alloy, during the formation of solid mixture, ऐसे लिखना, during the formation of solid mixture they are easily displaced mutual lattice point, या एक मिनट, दे आर इजीली डिस्प्लेस, ऐसे लिखना चाहिए बेटा, दे आर म्यूचुअली डिस्प्लेस, सॉरी, एट द लेटिस पॉइंट, दे आर म्यूचुअली डिस्प्लेस एट द लेटिस पॉइंट। म्यूचुअली मीन्स एक दूसरे के लेटिस पॉइंट पर, म्यूचुअली डिस्प्लेस एट द, इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना जरूर लिखना है आपको, म्यूचुअली डिस्प्लेस एट द लेटिस पॉइंट ड्यू टू अबाउट सिमिलर एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, दे आर म्यूचुअली डिस्प्लेस एट द लेटिस पॉइंट, ओके, एक दूसरे के लेटिस पॉइंट पर इजीली क्या हो जाते हैं बेटा, डिस्प्लेस हो जाते हैं, म्यूचुअली डिस्प्लेस। समझ में आ रहा है? बस इतना सर, कुछ नहीं, एक ही कॉज है इसका, एक ही रीजन है इसका कि साइज क्या है, सेम है, देयरफॉर दे आर इजीली डिस्प्लेस टू द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ ईच अदर। अब ईच अदर नहीं लिखे तो आपने म्यूचुअल लिख दिए। समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई तकलीफ है कि निकल के लेटेस्ट पॉइंट पे कॉपर आ जाएगा, कॉपर के लेटेस्ट पॉइंट पे निकल आ जाएगा, तो आपको वो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि दोनों के साइज अप्रॉक्स क्या है बेटा, सेम, एक दूसरे के लेटेस्ट, दे आर इजीली फिट टू द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ ईच अदर। ऐसा लिख दो, चलो भाई, दे आर इजीली फिट टू द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ ईच अदर, they are easily fit to the lattice point of each other, they are easily fit to the lattice point of each other। बस हो गया, easily fit to the lattice point of each other in metallic solid, in metallic solid, in metallic solid। अब ना एलॉय के क्या, ये तो खैर आप 9-10 में पढ़े हो, नीचे पैराग्राफ चेंज करना। एलॉयज आर मोर सिग्निफिकेंट कंपेयर देन प्योर मेटल, मोर सिग्निफिकेंट कंपेयर देन क्या बेटा, प्योर मेटल।
ड्यू टू एंटी कोरिजन प्रॉपर्टी, ड्यू टू एंटी कोरिजन प्रॉपर्टी, एंटी कोरिजन, कोरिजन, एंटी रस्टिंग। ओके बेटा, एलॉयज में जनरली कोरिजन्स नहीं होते। और बेटा 1 मिनट लिखने का नहीं है, क्योंकि एलॉय फॉर्मेशन के बाद कई बार मेलेबिलिटी बढ़ जाती है, कई बार कम भी हो सकती है। भाई वो डिपेंड करता है किस टाइप की मेटल आप मिक्स करो। कई बार डक्टिलिटी बढ़ जाती है, बढ़ाना है तो कौन सी मेटल मिक्स, डक्टिलिटी कम करना है तो कौन सी मेटल यूज़ करेंगे। मीन्स आप डिज़ायरेबल या यूजफुल प्रॉपर्टीज़ वहाँ उस मेटल के अंदर बेटा डेवलप कर सकते हो। आ रहा है समझ में, एडवांटेजेबल प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हो। तो जो एलाइज होती है मोर एडवांटेजेबल कंपेयर देन मदर मेटल्स या प्योर मेटल्स। आ रहा है समझ में। ओके, अब एलआई के कुछ एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए, है क्या, याद है क्या? जिंक, कॉपर, निकल, यह है बेटा जर्मन सिल्वर। लिख दो 1-2 एग्जांपल। चलो 2-3 एग्जाम्पल लिख दो बेटा। जिंक, कॉपर, निकल, ये जर्मन सिल्वर है, इसमें एक भी सिल्वर नहीं है, लेकिन नाम क्या है बेटा? जर्मन सिल्वर। ठीक है, वैसे कॉपर प्लस टिन ब्रॉन्ज के रूप में याद रखना, कॉपर प्लस जिंक ब्रॉस के रूप में याद रखना। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको बोर्ड एग्जाम में देना पड़ता है भाई, जब एलआई के बारे में कुछ बताना हो आपको। तो देखो एक आइडियल स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम का है वो एग्जाम्पल भी देगा। अब होता क्या है कि जो कोटा में जाके ड्रॉप ले लेते हैं और 12वीं का एग्ज़ाम देने आते हैं, उनको बस यही पता नहीं होता कि हमको आंसर कैसे लिखना है। आ रहा है समझ में? तो हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ एग्जांपल्स देना है, अगर है तो आपके पास। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिटियल कंपाउंड, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिटियल कंपाउंड, या व्हाट इज इंटरस्टिटियल कंपाउंड, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा, समझ में आ रहा है ना? इंटरस्टिटियल कंपाउंड। बेटा इधर ध्यान दो, ये जो स्टील है बेटा, क्या, या जो कास्ट आयरन है, ये इस साल सिलेबस से निकाल दिया आपके, निकाल दिया भाई कोविड के कारण। तो स्टील, कास्ट आयरन सब है हमारे सिलेबस में, इनऑर्गेनिक से निकाल दिया इस चैप्टर को। ठीक है, तो पढ़ना तो है नहीं है बेटा। स्टील और जो कास्ट आयरन बेटा, इनमें कार्बन, क्या, कार्बन एक नॉन मेटल है, समझ में आ रहा है? तो बेटा जब कभी, ध्यान दो, जब कभी मेटल, ये कोई मेटल का क्रिस्टल है बेटा, जब कभी मेटल के क्रिस्टल के इंटरस्टिटियल स्पेस में, मेटलिक क्रिस्टल के क्या बेटा, इंटरस्टिटियल मेटलिक क्रिस्टल है, दिस इज अ मेटलिक क्रिस्टल के बेटा इंटरस्टिटियल स्पेस में सब नॉन मेटल लाइक नाइट्रोजन या कार्बन या हीलियम या हाइड्रोजन, ये सब अगर इंटर कर जाए, समझ में आ रहा है? तो बेटा इनको इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीना, व्हेन द, आंसर लिखो बेटा, व्हेन समटाइम, ऐसे लिखो, हमेशा नहीं होता ये, व्हेन समटाइम in the metallic solid of transition metal, when sometime in the metallic solid of transition metal, in the metallic solid of, in their interstitial space,
in their interstitial space interstitial ये लिखा हूं बेटा ऊपर, interstitial space, some non-metal like हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन इंसर्ट प्रवेश कर जाती, इंसर्ट समझ में आ रहा है। देन इंसर्ट का मतलब निवेशित होना, समझ में आ रहा है, वहां इंटर हो जाना, इंसर्ट ओके आ जाए, ट्रैप हो जाना, समझ में आ रहा है बेटा। तो इन इंटरस्टिटियल कंपाउंड ऑप्टेन या इंटरस्टिटियल सॉलिड ऑप्टेन, कंपाउंड बोलो सॉलिड बोलो कोई दिक्कत नहीं, इंटरस्टिटियल कंपाउंड या इंटरस्टिटियल सॉलिड ऑप्टेन। समझ में आ रहा है बेटा। पैराग्राफ चेंज करना ना, ड्यू टू द इंटर ऑफ नॉन मेटल, ड्यू टू द इंटर ऑफ नॉन मेटल in interstitial space, due to the inter of non-metal in interstitial space, in a hardness and rigidity, हार्डनेस या रिजिडिटी को कोई एक शब्द, हार्डनेस और रिजिडिटी इंक्रीजेस, हार्डनेस या रिजिडिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीजेस, डक्टिलिटी मैलेबिलिटी डिक्रीज, डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी डिक्रीज, अरे हार्डनेस बढ़ेगी तो डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। ये खास पॉइंट अंडरलाइन करना, डक्टिलिटी एंड क्या बेटा, मैलेबिलिटी डिक्रीज, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल नहीं समझ में आता, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ याद है, हाँ डक्टिलिटी के इनवर्स होगी ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक सॉलिड इंक्रीज। तो बड़े जब ट्रांजिशन मेटल के क्रिस्टल के इंटरस्टिटियल स्पेस में कोई नॉन मेटल एटम बेटा इंटर कर जाता है, इंसर्ट हो जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिटियल कंपाउंड्स। और इससे कुछ इकोनॉमिकल लॉस भी होते हैं, तो कुछ इकोनॉमिकल एडवांटेज भी मिलते हैं। उस मेटल का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आ रहा है समझ में? ये है बेटा नॉन मेटल इंटर कर जाना, इन इंटरस्टिटिस कार्बन नॉन मेटल। ये बेटा एक स्टील का स्ट्रक्चर बनाया हूँ मैंने, किसका बेटा, इसमें आयरन के मेटलिक क्रिस्टल में कौन इंटर कर गए, कार्बन। आ रहा है समझ में? तो ऐसा एक डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हो।